बच्चे, पाठक केमिस्ट्री कॉलेज में तुम्हारा स्वागत है। हम लोग अभी कोवैलेंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो उसमें हम लोग कोवैलेंट के ऊपर चल रहे हैं, कोवैलेंट की चर्चा कर रहे हैं, कोवैलेंट को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर तुम्हें बता रखा है, तुम उसको देखना। और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे वैलेंस बाउंड थ्योरी, क्योंकि पीछे वो एक क्लासिकल बात थी। लेविस ने डॉट स्ट्रक्चर मीन्स उसने 100% पार्टिकल नेचर ही कंसीडर किया। अब पार्टिकल नेचर ही कंसीडर किया वो तो चलेगा, पर उसमें कुछ कमियां आई। अब कौन सी कमियां आई जिसके वजह से वो सारे कंपाउंड्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो हम लोग अभी बात करेंगे। और उससे पहले तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि भैया यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हैं। किसके लिए? बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पास कोर्स 11th 12th 10th to 12th के लिए मैथ एंड साइंस दोनों ही हैं। तो तुम अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी तुम बता सकते हो इसके लिए। और जो भी वीडियो हमारा देखते हो तुम उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब करना ये यदि तुम्हें हमारा वीडियो पसंद आए। पसंद नहीं आए तो फिर मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्ती का सौदा नहीं करना चाहिए। एनीवे, तो आज हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? आज हम लोग बात करेंगे वैलेंस बाउंड थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, ऑर्बिटल कंसेप्ट से अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पीछे हम लेविस में डॉट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर रहे थे, अब हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। तब हम क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच से ऑर्बिटल की बात करेंगे और फिर उससे बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। अब इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई लेविस और लैंगमुर की थ्योरी फेल क्यों हुई। लेविस और लैंगमुर की थ्योरी फेल क्यों हुई? तो अगर तुम याद करो तो तुमने देखा होगा कि हमने क्या कहा था कि लेविस का जो ऑक्टेट कंसेप्ट था उसका ये था कि कोई भी एलिमेंट जब उसका एटम रिएक्शन करता है तो वह इलेक्ट्रॉन या तो लेता है या देता है, और बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर एक्सेप्टिंग और गिविंग इट कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट नियरेस्ट टू द नोबल गैस। जो उसके नज़दीक का नोबल गैस होता है उसका स्ट्रक्चर वो अटेन करता है, उसका अपना वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है, चाहे तो इलेक्ट्रॉन लेके, चाहे इलेक्ट्रॉन देके, चाहे इलेक्ट्रॉन शेयर करके। और इसके लिए उसमें कई साइंटिस्ट आए, लेविस आया, लैंगमुर आया। लैंगमुर ने उसको फर्दर एक्सटेंड किया, पर हमने तुम्हें पिछले क्लास में बताया था कि ICl, ये SF6, PCl5, इन सब मॉलिक्यूल्स में या हाइड्रोजन में इटसेल्फ, ये जो लेविस का कंसेप्ट था वो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, वो हम तुम्हें बता रखे हैं। अब उससे आगे देखो कि और कौन कौन सी चीज़ें वो नहीं बता पाया जो उसके थ्योरी की लिमिटेशंस मानी जाती है। तो पहला है कि हाउ द एटम्स आर हेल्ड टुगेदर इन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या हुआ? उसने तो बोला था कि इलेक्ट्रॉन का या तो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। इसमें तो ऐसा देना लेना है नहीं, क्योंकि इसमें कहीं पे आयन जैसी बात है ही नहीं। तो फिर ये बॉन्ड बना कैसे? चाहे वो हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, चाहे क्लोरीन का बॉन्ड हो,
वो बना कैसे? जब उसने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं किया, एक ने दिया नहीं, दूसरे ने लिया नहीं, तो आयोनिक ये अट्रैक्शन तो हुआ नहीं वहाँ पे। तो फिर ये जो मॉलिक्यूल्स बने वो आपस में कैसे बने और कैसे हेल्ड टुगेदर हुए, मीन्स टिके रहे, कैसे बन गए, का क्या कारण है? दूसरा उसका था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कोवैलेंट। अगर तुम याद करो तो उसने कहा था कि जैसे क्लोरीन और सोडियम क्लोराइड लैटिस में एक दूसरे से एक लैटिस के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन उनको दे देता है, क्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो एक लैटिस में जुड़े होते हैं। अंत में उनका रेशियो 1:1 आता है, पर लैटिस में वो एक दूसरे से 6 के साथ जुड़े होते हैं। और उसी बेस पे उसने बाकी एलिमेंट्स की भी बात कर दी कि अगर ऐसा है तो सारे एलिमेंट्स जो उस टाइम मौजूद थे वो रिएक्शन करते हैं और अपना कंपाउंड्स बनाते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं। वो पीछे हम सारी बातें कर चुके हैं। तो लेकिन शेप सोडियम क्लोराइड का तो पता है, लेकिन जब कोवैलेंट कंपाउंड्स आने लगे वो शेप नहीं बता पाया। उसने जो लैंगमुर की थ्योरी थी या लेविस की थ्योरी थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कोवैलेंट। जिन जिन मॉलिक्यूल्स में कोवैलेंट था उसका वो शेप नहीं बता पाया, शेप एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो फिर कैसे वो थ्योरी चलेगी? नहीं चलेगी, आधी अधूरी रह गई ना। तो जब आधी अधूरी रह गई तो इसको फिर छोड़ना पड़ेगा। फिर तीसरी दिक्कत इसमें ये आई कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। हमने तुम्हें आयोनिक कंपाउंड में सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी क्या था? हीट ऑफ फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी हमने तुम्हें कैलकुलेट करके बताया हेस लॉ से। लेकिन ये आयोनिक कंपाउंड में तो पॉसिबल हो पाया, ये जो कोवैलेंट कंपाउंड थे उसके लिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर वो 100% सही होता तो इसको भी एक्सप्लेन करता, इसको भी एक्सप्लेन करता, इसको भी एक्सप्लेन करता, नहीं कर पाया। इसका मतलब कि वो जो थ्योरी है वो इनकम्प्लीट है। कंप्लीट इनकम्प्लीट नहीं बोल रहे हैं हम, इनकम्प्लीट है। उसको 100% नहीं माना जाएगा। वो 40%, 50%, कहीं कहीं पे 60%, उससे भी ज़्यादा कहीं कहीं पे एक्सप्लेन करता है, पर बहुत बातों में वो उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये उसके लिमिटेशंस हुए। तो अब जब ये लिमिटेशंस आ गए तो फिर साइंटिस्ट तो वही नहीं रुक जाते, उससे फर्दर सोचते हैं। साइंटिस्ट वहीं पे नहीं रुक जाते। ये लिमिटेशंस अगर उनको मिले तो उन्होंने क्या किया, अब उससे आगे की बात सोचने लगे। तो आगे की बात किसने सोची? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ऑर्बिटल कंसेप्ट लिया। किसने लिया? तो दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927 एंड फर्दर डेवलप्ड बाय पॉलिंग एंड अदर्स अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच। अब देखो, ये इसकी लिमिटेशंस थी। क्या थी? लिमिटेशंस थी इस थ्योरी की। अब इस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए दूसरे साइंटिस्ट ने थ्योरी को प्रपोज किया। किसने प्रपोज किया? तो हिटलर, लड़ाई वाला हिटलर नहीं, ये साइंटिस्ट हिटलर है। वो हिटलर जर्मनी का था, दूसरा था, ये साइंटिस्ट हिटलर है। और लंदन मतलब जो लंदन तुम समझते हो नहीं, ये साइंटिस्ट है कोई लंदन।
तो इन्होंने 1927 में एक थ्योरी प्रपोज की, ऑर्बिटल थ्योरी प्रपोज की, और उसको फर्दर डेवलप किया। किसने डेवलप किया? तो पॉलिंग ने। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये थ्योरी हमें आगे लेके चलेगी, जिससे हमारा कोवैलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इसके शेप क्या होंगे। ये भी एक सीमा तक चलेगा, उसके बाद फिर कोई और थ्योरी आ जाएगी अगर ये एक्सप्लेन नहीं करेगा तो। पर उस थ्योरी को, लेविस थ्योरी को और लैंगमूर की जो थ्योरी थी, उसको फर्दर इम्प्रूव किसने किया? इम्प्रूव क्या किया? उसने कंसेप्ट ही चेंज कर दिया। लेविस का जो कंसेप्ट था वो कहीं कहीं पे माना, नहीं तो उसने अलग बात कहनी शुरू कर दी। अब वो क्या है तो उसको समझो। पहले तो ये देखो, उसका तो ऑक्टेट रूल था। किसका? लेविस का, कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब तुमने देख लिया कि SF6 में, PCl5 में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, एक में होता ही नहीं। जैसे फास्फोरस और सल्फर में ऑक्टेट कंप्लीट होता ही नहीं। PCl5 में फास्फोरस के 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 से 2 हो गए, क्लोरीन के तो पूरे हो गए। SF6 में सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, फ्लोरीन का जरूर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह उसकी थ्योरी फेल हो गई। तो अब इसने क्या कहा, ये सुनो। A covalent bond is formed by the partial overlap of two half-filled atomic orbitals containing electrons with opposite spins. अब तुम क्वांटम नंबर्स पढ़ चुके हो, तुम्हें पता है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। अगर 3 बराबर हो भी गए, NLM अगर उनके सिमिलर हो भी गए, तो स्पिन क्वांटम नंबर जो 4th क्वांटम नंबर है, जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, वो उसका सेम नहीं होगा। एक का प्लस होगा तो दूसरे का माइनस होगा। मीन्स स्पिन जो होंगे दोनों इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और इसी बेस पे उसने जो ऑर्बिटल, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके चले थे, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करना शुरू किया था, हमारा बेस वही था। वो तुम पीछे के क्लास को देखो, तुम्हें पता पड़ जाएगा। यहाँ पे भी इसने क्या कहा? इसने कहा कि एक कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। एक कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड मतलब एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, फॉर्म होता है। कैसे? बाय द पार्शियल ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, अब हाफ फील्ड का मतलब कि कंप्लीट हाफ हो ऐसा नहीं, हाफ फील्ड मतलब वो उसमें पूरे उस एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जैसे डी में 3 है, 4 है, 5 है, 8 है, 9 तक हो सकता है, तो फिर खाली कौन सा बचा? D10 वाला जो है, जो DZ² वाला है, उसमें क्या होगा कि एक है एक नहीं है, वहाँ पे अगला इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हाफ फील्ड से मतलब जो तुम ऑर्बिटल की बात करते हो, सेल की बात हम नहीं कर रहे, ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। हमने तुम्हें ऑर्बिटल सेल सब में डिफरेंस बता रखा है, इसीलिए बताया था कि तुम्हें आगे कंफ्यूजन ना हो। तो ये ऑर्बिटल की बात कर रहा है कि इफ by the partial overlap of 2 half filled atomic orbitals। अब जैसे सपोज कर लो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1s1 होता है, ये हाफ फील्ड है।
S इसमें कितना है, हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। A covalent bond is formed by the partial overlap, एक दूसरे से ओवरलैप करेगा। उसमें हमने पीछे लिंकेज बताया था, 1 लिंकेज, 2 लिंकेज, 3 लिंकेज, ऐसे हमने तुम्हें लिंकेज बताए थे। आज मैं ओवरलैप की बात कर रहा हूँ। ऐसे ओवरलैप मीन्स ऐसे, पूरा पूरा ऐसे नहीं, ऐसे, ये ओवरलैप है। और ओवरलैप होके ये क्या होगा, तो एक बॉन्ड बन जाएगा। अपने हद में दोनों रोटेट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव, एक इधर जाता है, दूसरा इधर जाता है। स्पिन का डिफरेंस है, अपोजिट स्पिन है, तो दे विल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप टुगेदर, बट हाफ फील्ड, द 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो अपोजिट होगा। इस तरह के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये इनके थ्योरी का फंडामेंटल था, ये इनके थ्योरी का फंडामेंटल था। इसी बेस पे अब हमें आगे बढ़ना है। इसमें फर्दर इसने क्या कहा कि the strength of the bond depends upon the extent of overlapping. Greater the overlapping, stronger is the bond formed, strength of bond. Orbital overlap in terms of energy consideration. अब पहले इसको समझो कि अगर सपोज कर लो कि ये इतने ओवरलैप हैं, ये दूर दूर है तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा। गैप देख लो, इसमें गैप बन गया, चाहे जिस किसी भी कारण से बना, ये नहीं है। जब ये ओवरलैप करेंगे तो यूँ आपस में पकड़ आ जाएंगे। अगर ये अच्छी पकड़ है, अच्छी ओवरलैपिंग है तो अच्छी पकड़ है, लेकिन ये ऐसे नहीं हो पाएंगे, इतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड नहीं है कि बड़ा ही स्ट्रांग होगा, ये उससे वीक बॉन्ड है। इसीलिए ओवरलैप होगा, थोड़े थोड़े ओवरलैप होंगे और इस तरह बॉन्ड बना लेंगे, एक दूसरे से बॉन्ड बना के जुड़ जाएंगे। लेकिन ये जो बॉन्ड बनेगा तो कैसे बनेगा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट करेंगे, अपनी एनर्जी को लो करेंगे। अगर ये जो एनर्जी उस टाइम रिलीज होगा, उसके ऊपर उसका बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करेगा। जितनी एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम रिलीज होगा, बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। जितनी कम एनर्जी उस टाइम बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम रिलीज होगी, बॉन्ड उतना ही वीक होगा। जैसे सपोज कर लो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड, वो वीक बॉन्ड बनेगा क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा नहीं हो पाता। एक बात, दूसरी बात कि उस ओवरलैपिंग ज़्यादा नहीं हो पाता, फिर जिस टाइम बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उस टाइम एनर्जी कम रिलीज होती है। तो अगर एनर्जी कम रिलीज होगी तो इसका मतलब कि बॉन्ड वीक होगा। अगर एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। उसी को अब ये हम आगे बताएंगे तुम्हें। तो the strength of bond depends upon the extent of overlapping. Greater the overlapping, stronger is the bond formed. ये हमने तुम्हें बता दिया। Orbital overlap in terms of energy consideration. अब ये इसके आगे हम आएंगे। अब strength of bond ये बताया ना, greater the overlapping, stronger is the bond formed. Strength of bond, जितनी overlapping ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ये हमने तुम्हें बताया। अब हम फर्दर आगे चलेंगे। अब फर्दर हम आगे आएंगे। अब ये देखो ओवरलैपिंग की बात है, लेकिन तुम कहोगे कि ओवरलैप करेगा कैसे, क्यों करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है तो ओवरलैप क्यों करेगा? नहीं करना चाहिए।
ठीक बात है, क्वेश्चन एकदम ठीक है, उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे। अब फर्दर हमारा क्या है, द एनर्जी के टर्म्स में हम इस ओवरलैपिंग को समझें, क्योंकि ये बॉन्ड तो बनता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है, क्लोरीन का बॉन्ड बन रहा है ना, लेकिन लेविस इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए हमें इस थ्योरी की आवश्यकता हुई और लोगों ने ये थ्योरी आगे रखा, वो एक्सेप्ट हुआ, बहुत सारी बातों को इसने एक्सप्लेन किया। तो इसका मतलब कि इसके पीछे थर्मोडायनामिक्स तो है कि ये पॉसिबल हुआ, अगर नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो अब इसीलिए इसको हम एनर्जी के टर्म में देखेंगे। तो एनर्जी के टर्म में क्या कहता है ये, द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ दीज कंबाइनिंग एटम्स एंड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज एटम्स। अब ये देखो, द फोर्स ऑफ रिपल्सन, अब ये होता क्यों है, तो एक एटम का, अब हम उधर चल लेते हैं पहले, इसको तुम ऐसे समझो कि अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब तुमने देखा लेविस स्ट्रक्चर में कि हाइड्रोजन जो बन रहा था, अगर हम क्लोरीन को ले लें, क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। तो तुमने देखा था कि क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, और हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन थे। इस तरह ये अपना डुप्लेट पूरा करता था और ये अपना ऑक्टेट पूरा करता था। अब ये जो पोर्शन है, दिस इज ओवरलैपिंग पोर्शन। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का क्या है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये यूं इस अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। दूसरा हाइड्रोजन ऐसे है, ये अपना, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, ये यहाँ आया, ठीक है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। अब देख लो, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन, दोनों इलेक्ट्रॉन इस जो कॉमन स्पेस है, ओवरलैपिंग स्पेस है, उसमें ज्यादा देर रहेंगे, अपनी ऑर्बिट में कम देर रहेंगे। इस वजह से ये बॉन्ड बन पाता है। ये जो एरिया है, दिस इज ओवरलैपिंग एरिया। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन है पर स्पिन दोनों का अपोजिट है, ये अगर ऊपर की तरफ है तो ये वाला नीचे की तरफ है, दोनों का स्पिन अपोजिट है, और इस तरह ये ओवरलैपिंग की वजह से ये बॉन्ड बन गया। अब ये कह क्या रहा है वो समझो, कह रहा है ये, द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ दीज कंबाइनिंग एटम्स एंड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज एटम्स, in this case energy of system will increase। अब समझ लो, बात को समझो कि ये बॉन्ड बनेगा कैसे। तो बॉन्ड तब बनेगा, ये बॉन्ड बनता ही क्यों है, पहले ये सोचो। एक हाइड्रोजन एटम ये है, इसका प्रोटॉन ये है और ये इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ है, इसका प्रोटॉन यहाँ है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या समझो, ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है।
ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये प्रोटॉन दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। क्यों? सोचो। प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसीलिए ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसीलिए ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर ये रिपल्सिव फोर्स, इस टाइम अट्रैक्टिव फोर्स को मिटा दो, अब ये रिपल्सिव फोर्स क्या कर रहा है? जब रिपल्सिव फोर्स ऐसे है तो एनर्जी सिस्टम का ऊपर की तरफ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। इस केस में H और H का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ गया, तो ऐसे हाल में क्या होगा? ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, दूर चला जाएगा, बॉन्डिंग नहीं होगी। ये होगा किस केस में होगा? कि अगर ये हाइड्रोजन और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन पैरेलल हो, दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर पैरेलल होगा तो ये कंडीशन बनेगा, एक दूसरे का रिपल्सन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन आपस में दूर हो जाएंगे, ये बॉन्ड नहीं बनेगा। अब इसका जस्ट अपोजिट सोचो। अब ये देख लो, इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाले हैं। ये प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये आपस में रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन है तो रिपेल तो करेंगे, लेकिन इनका स्पिन अपोजिट है, इनका स्पिन अपोजिट है, इसीलिए इस कार्य को ज्यादा नहीं कर पाएंगे। मिनिमम अल्टीमेटली ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है? कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गया, तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में क्या करेंगे? ऐसे हो जाएंगे, और यहाँ पे एक का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, दूसरे का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इसका स्पिन इधर की तरफ है, इसका स्पिन इधर की तरफ है। अब देख लो, ओवरलैपिंग हो गई। इस केस में क्या हुआ? अगर ये अपोजिट स्पिन वाले हाइड्रोजन एटम हैं तो इस केस में इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो ज्यादा हो गया। अब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से ये दोनों में आपस में ओवरलैप हो गया। अब इसको तुम प्रैक्टिकली देखो, हम चीन से बार बार बात करते हैं, वो भी चाहता है कि लड़ाई ना हो, हम भी चाहते हैं कि लड़ाई ना हो, लेकिन उसकी मंशा गलत है। तो एक सेना दूसरे सेना के पास आमने सामने खड़ी है, अगर एक दूसरे की शर्त को मान लेंगे तो वो दूर चले जाएंगे, अगर वो एक दूसरे की शर्त को नहीं मानेंगे तो ओवरलैप हो जाएंगे। क्या होगा? कोलिजन होगा। कोलिजन होगा मीन्स एक दूसरे को मारेंगे, जो गलवान घाटी में हुआ था। प्रैक्टिकली ये होता है कि एक दूसरे में भिड़ गए, पर वहाँ पे गलत बात है, निगेटिव बात है। यहाँ पे पॉजिटिव बात है कि अगर ये दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एटम के बीच अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया तो ओवरलैपिंग होगी और बॉन्ड बनेगा। अब जैसे इसको आप इसका अपोजिट सोचो, अगर दोनों सेना के, जैसे हम लोग क्या करते हैं बाघा बॉर्डर पे, शाम के वक्त एक मिठाई का पैकेट हम देते हैं, एक मिठाई का पैकेट वो देते हैं, ये गुड जेस्चर है, ये गुड जेस्चर है, ये ओवरलैप कर रहे हैं।
अब वही जब युद्ध ठहर जाता है, लड़ाई ठहर जाती है, तो एक दूसरे को गोली मारते हैं, वो रिपल्सन है। और जब हम मिठाई देते हैं तो दैट इज अट्रैक्शन, तो दिस इज अट्रैक्शन, दिस इज रिपल्सन, ये रिपल्सन है। अब इसी को इसने इस वाले पॉइंट में तुम्हें बताया, क्या बताया कि द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ दीज कंबाइनिंग एटम्स and between the electrons of these atoms, in this case energy of system increase। इस केस में क्या हुआ, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो गया, इसीलिए ये दोनों एटम दूर चले गए। और इस केस में एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज हो गया, लेकिन एक सीमा तक ही डिक्रीज होगा। ये एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज हो गया, इसलिए ये ओवरलैप हो गया। और जब ये ओवरलैप हो गया तो तुम्हारा बाउंड बन गया। तो ये रिपल्सन वाले में, ऊपर वाले में क्या है, रिपल्सन है, रिपल्सन द फोर्स ऑफ, इसमें हमने तुम्हें बताया बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ दीज कंबाइनिंग एटम्स, दोनों के बीच रिपल्सन है, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन है। इसने एंड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज एटम्स, ये दोनों में रिपल्सन है, वो हमने दिखाया। इसमें दोनों में अट्रैक्शन है, ये हमने दिखाया। तो इसमें क्या होता है कि सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, दोनों एटम दूर चले जाते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरे केस में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर कंबाइनिंग एटम्स एंड वाइस वर्सा। मतलब ये क्या है कि इसमें एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। मतलब इसमें इस एटम के न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्टिव फोर्स और इस एटम के न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स इसके साथ बढ़ जाता है, एनर्जी इसकी लेस हो जाती है। तो ये बोल रहा है इन दिस केस एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज, एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज, एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो जाती है, ओवरलैप हो जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, एच एच बन गया, यूं हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, एच और एच पास आने के बदले दूर चला गया, पास आने के बदले दूर चला गया, यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ गया। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट। अब आगे देखो, इन सच केसेज इफ इन ए सिस्टम if due to these forces the energy is decreased, then possibility of chemical bonding exists, and if these forces lead to increase in energy the chemical bonding is not possible। हमने तुम्हें बता दिया कि ये कंडीशन बनता है, अगर एनर्जी सिस्टम का इंक्रीज हो गया तो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा, अगर एनर्जी सिस्टम का डिक्रीज हो गया तो बॉन्ड बन जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट था वो हमने तुम्हें एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया। अब इसको तुम और बेहतर समझो, कैसे समझो, तो अब इसको देखो, अब इसको इस डायग्राम से समझो, इस वाले डायग्राम से। इस वाले एक्सिस पे हम पोटेंशियल एनर्जी को लेते हैं, वो ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, ये ऑप्टिमम कंडीशन है। मीन्स ये समझो कि यहाँ हम हाइड्रोजन एटम को कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन इस वाले लाइन पे है, ये है HA और ये है HB। अब क्या होगा समझो, एक में अट्रैक्टिव फोर्स है, अच्छा इसको ये देखो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये क्या है, हमने एक डिस्टेंस मेंटेन किया था, ये इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं।
तो इसको हमने इस एक्सिस पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से बताया। अब देखो क्या होगा, ये कंडीशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ HA है। अब इसको अगर हम HA लें, इसको HB लें, ऐसे ही मान लो, दिस इज HB। इसमें HB और HA दूर चला गया, इसमें HA और HB पास आ गया, एक दूसरे से जुड़ गया, ओवरलैप हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो अब ये समझो कि यहाँ पे HA है एक लाइन पे, HB, दोनों की एनर्जी बराबर है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन ही तो हैं। इस पे हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दिखाते हैं, इस पे हम पोटेंशियल एनर्जी दिखाते हैं। तो इसमें अगर हम इस ग्राफ के जरिए इसको समझें, एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के जरिए, तो जिसमें एट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा उसमें देखो ये एनर्जी नीचे की तरफ लो हो रही है, मीन्स अट्रैक्शन हो रहा है। ये और HB और HA पास आ रहे हैं। क्या हो रहा है? पास आ रहे हैं। ये इधर से इधर को गया, ये HB इधर से इधर को गया, HA इधर से इधर को आया, और ये जो डिस्टेंस हुआ दैट विल बी बॉन्ड लेंथ, दैट विल बी बॉन्ड लेंथ। ये इसका बॉन्ड लेंथ बन जाएगा D0, क्योंकि ये D डिस्टेंस पर था। हम अगर ये HA को हमने यहाँ पे रखा, सपोज कर लो, तो ये इन्फिनिटी पे है, इसको यहाँ रखने के बदले तुम यहाँ पे रखो HA। अब HB इन्फिनिटी पे है, जब इन्फिनिटी पे है तो कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। क्या बनेगा? तुम अमेरिका वाले से कैसे हाथ मिलाओगे? मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। पाकिस्तान वाले से भी यहाँ से तुम दिल्ली से हाथ नहीं मिला सकते, उसके लिए तो पास आना पड़ेगा। तो इसको तुम एक किस्म से इन्फिनिटी समझ लो। वैसे तो ये किलोमीटर में नपा हुआ है, पर तुम इसको इन्फिनिटी समझ लो। अगर पैदल चलना पड़े तो असंभव है वहाँ तक पहुँचना या वहाँ तक पहुँचना। तो सिमिलरली ये HA है और ये इन्फिनिटी पे है HB। इस टाइम दोनों की एनर्जी इक्वल है, लेकिन ये दूर है। अब जब दूर है तो ओवरलैप नहीं हो सकता। जब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है, हम इसको पास लाते हैं, तो एक ऑप्टिमम कंडीशन बनता है कि एनर्जी दोनों की लो होती है, और यहाँ पे आके दोनों मिल जाते हैं। ये इसका बॉन्ड लेंथ बन जाता है, एनर्जी इसकी डाउन हो गई, और ये वाला कंडीशन मिल गया तुम्हें, ओवरलैपिंग हो गया, ये तुम्हारा बॉन्ड बन गया, HA HB जुड़ गए आपस में। किसके थ्रू? तो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। अब यहाँ पे तुम इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा दैट विल बी बॉन्ड एनर्जी। मैं अभी बॉन्ड बनने की बात बता रहा हूँ, ओवरलैपिंग की बात बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि इसमें एनर्जी लो हुई, अर्थात इसमें से एनर्जी रिलीज होगा, एंड दैट मच एनर्जी इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड लेंथ तुम्हें बता दिया। अब इसका जस्ट अपोजिट सोचो, एक सीमा तक तो ये एनर्जी लो होगा, पर ये HB यदि इधर की तरफ बढ़ा तो ये एनर्जी एकदम से शूट कर जाएगा, मीन्स फिर ये एक दूसरे से अपार्ट हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा। तो जब एक ऑप्टिमम कंडीशन आता है तो ये बॉन्ड बनता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ, इन्फिनिटी भी है, तभी HA और HB दूर है। जैसे ही हम इसको ज़्यादा पास लाएंगे, अगर सपोज कर लो कि ये दोनों अगर बहुत पास आ जाएं, तो फिर एनर्जी शूट कर जाती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और अल्टीमेटली ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है, बॉन्ड नहीं बन पाता है। इस तरह
हमने तुम्हें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर बताया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे हमारा काम करता है। तुम इसको समझो। अब इसमें अगर तुम मेजर करना चाहो तो लोगों ने मेजर किया है। क्या मेजर किया है? ये हाइड्रोजन जब ओवरलैप करते हैं HAHB, इससे जो इसमें जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 74 पिकोमीटर होता है, 74 PM। और जो बॉन्ड एनर्जी निकलती है वो बताता हूँ अभी, 474 किलो जूल पर मोल के हिसाब से है। ये इसका बॉन्ड लेंथ होता है और बॉन्ड एनर्जी इसका 436 किलो जूल पर मोल होता है और इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया। तो हाइड्रोजन के केस में तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि ये ऐसे होगा, ऐसे होता है। तो मैं समझता हूं कि तुम्हारे समझ में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ गई होगी। अब ये जो बॉन्डिंग होगी, मैं समझता हूँ कि दोनों को मैसअप मत करो, इसको यहीं तक रखते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, तो ये जो बॉन्ड बनेंगे वो दो तरह के बनेंगे। एक बनेगा सिग्मा, दूसरा बनेगा फाई, तीसरा बनेगा डेल्टा, चौथा बनेगा टॉ। ये सारे ओवरलैपिंग बॉन्डेड हैं, जो हम अगली क्लास में बताएंगे तुम्हें। यहाँ तक इसको रखते हैं अभी, क्योंकि अब इसके बाद इसको से स्टार्ट कर लिए तो शायद तुम्हें दोनों मिक्सअप हो जाएगा, समझ में आए ना आए। अब मैं समझता हूँ कि ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखो वीडियो पे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ जाएगा तो आगे का काम आसान हो जाएगा। हाँ, अगर तुम्हें हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स।